हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, अभी हाल में हमने एक टॉपिक खत्म किया था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूं। आज के सेशन में हम वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और आगे भी अब मेरी वीडियोस रेगुलर बेस पे आपको मिलती रहेंगी। और साथ में जिनको अगर ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए हम आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं। किड्स कॉमर्स जोन में आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड ऑफलाइन क्लासेस भी मिल जाएंगी, तो उस नंबर पे आप डायल करके आप बाकी की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। सो द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज डेटर इज ए पर्सन। सबसे पहले डेटर किसे कहते हैं? अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने क्लियर किया था, डेटर वो होता है जिसको हमने गुड्स उधार पे बेची हैं। वो पर्सन जिसको हमने उधार में गुड्स बेची है और जिससे फ्यूचर में हमें पैसा मिलने वाला है, उसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में डेटर बोलते हैं और ये हमारा करंट एसेट होता है। तो चलिए इसके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ए, फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जिससे हमने गुड्स क्रेडिट में परचेज की, जिससे हमने गुड्स खरीदी, उसको डेटर नहीं, उसको क्रेडिटर बोलते हैं, जिसको हमने पैसा देना है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड, टू होम गुड्स आर सोल्ड। जिसको हमने गुड्स बेची, तो यही मैंने बताया, जिसको हमने गुड्स बेची, लेकिन आपको याद रखना है ऑन क्रेडिट बेसिस, कैश पे नहीं, क्रेडिट पे। अगर उधार पे बेची तो वो हमारे लिए क्या है? डेटर। सो द राइट ऑप्शन इज टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। थर्ड थी फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड। जिससे हमने गुड्स खरीदी और बेची तो उसको हम डेटर नहीं कहते। जिससे गुड्स खरीदी क्रेडिट में, उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, और जिसको बेची उसको डेटर कहते हैं। और लास्ट होम कैश वाज पेड। जिसको हमने कैश पे किया, अगर हम किसी को कैश पे कर रहे हैं, इट मींस वो हमारा क्रेडिटर था, हमारी लायबिलिटी थी, जिसको हमने कैश पे किया, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज बी, टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। सेकंड इज ए मशीनरी कॉस्टिंग ₹60,000 इज परचेज। हमने एक मशीनरी खरीदी और ऑप्शन में पूछा गया है इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज ए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नन ऑफ दीज। दोस्तों, अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं, अगर हमने कोई एसेट खरीदा, उस एसेट की खरीद को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की खासियत क्या है कि ये जो खर्चा किया जाता है लंबे समय के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने बिल्डिंग खरीदी तो इसका यूज़ हम लंबे समय के लिए करेंगे, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमने कोई मशीनरी खरीदी, इसका यूज़ भी हम लंबे समय के लिए करेंगे, तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो नॉन रेकरिंग नेचर की होती है। नॉन रेकरिंग मतलब कभी कभार, रेकरिंग होता है रेगुलर बेस पे होने वाले, नॉन रेकरिंग हो गया जो कभी कभार, वंस इन ए वाइल होती है। तो अगर हम कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो एक नॉन रेकरिंग है, क्योंकि बिल्डिंग खरीदना हर महीने हर साल हम ऐसा काम हम बिल्डिंग नहीं खरीदते। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो वंस इन ए वाइल हो, 4 साल 5 साल या 10 साल में एक बार हो, उनको हम कहते हैं नॉन रेकरिंग नेचर। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को ही हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। सो ऑप्शन क्या थी? इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गलत है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ 1 साल में मिलता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय के लिए मिलता है। सो मशीनरी की परचेज हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्यों? इसका बेनिफिट हमें लंबे समय के लिए मिलेगा। सो द राइट आंसर इज इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज इट इज ए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्चुअली में फिक्टिशियस एसेट्स में आते हैं। बेसिकली ये वो एसेट्स होते हैं, बेसिकली ये एसेट्स इसलिए हैं क्योंकि इनका बेनिफिट हमें लंबे समय के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल, मैंने उसमें बताया था कि अगर आप कोई हैवी एडवर्टीजमेंट कोई ऐड कर देते हो तो इसका बेनिफिट आपको आने वाले 5 साल में मिलेगा। अब ये फिक्टिशियस एसेट क्यों है? क्योंकि इसका बेनिफिट हमें 5 साल के लिए मिलेगा, इसलिए वो एसेट है। लेकिन एसेट की एक और खासियत है कि इनको हम बेच भी सकते हैं। लेकिन जो आपने हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कर दिए, उसको बेनिफिट तो हम अगले 4 या 5 साल में लेने वाले हैं, लेकिन हम उनको बेच नहीं सकते, इसलिए उनको फिक्टिशियस एसेट्स कहा जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की खासियत ये थी कि ये लंबे समय के लिए तो किए जाते हैं, लेकिन एट द एंड हम इनको बेच भी सकते हैं। जब एसेट हमारे किसी काम का नहीं रहता या हम इसको बेचना चाहते हैं, पुराना हो गया, तो उसको बेचा भी जा सकता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो हो गए जिनका बेनिफिट हमें लंबे समय के लिए मिलेगा। जैसे आपने कोई ऐड कर दी, बेनिफिट आपको 4-5 साल के लिए मिलेगा, लेकिन अब आप इसको बेच नहीं सकते हो, तो इसलिए इसको कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनका जो भी खर्चा, जो भी हम पेमेंट करते हैं, जैसे मान लो अगर हमने 5 लाख की पेमेंट की किसी ऐड को चलाने के लिए, उस 5 लाख को हम मान लो उसका बेनिफिट 5 साल में मिलने वाला है, तो 5 हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं। हर साल जितना बेनिफिट मिलेगा हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको राइट ऑफ कर लेंगे। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। सो राइट आंसर इज बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं। एक कोल माइन वाज परचेज। हमने एक कोल माइन खरीदी। इट इज ए, ये कौन सा एसेट है? ए टेंजिबल एसेट, बी वेस्टिंग एसेट, सी नॉन करंट एसेट, डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ऑफ कोर्स कोल माइंस है, इसको हम देख भी सकते हैं और छू सकते हैं। इट इज ए टेंजिबल एसेट। वेस्टिंग एसेट दोस्तों वो होते हैं जिनकी एक जो लाइफ है
वो एक लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने गाड़ी खरीदी तो इसकी एक लाइफ जो है लिमिटेड है, 10 साल, 15 साल या 20 साल, या आपने कोई मशीन खरीदी उसकी भी लाइफ जो है लिमिटेड है। तो ऐसे एसेट जिनकी एक लाइफ जो है लिमिटेड होती है, जिनको हम दोबारा से रिवाइव नहीं कर सकते, उनको हम वेस्टिंग एसेट कहते हैं। तो कोल माइन भी एक वेस्टिंग एसेट है। जैसे जैसे हम इसमें से प्रोडक्शन करेंगे, आउटपुट करेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। सो इट इज़ आल्सो ए वेस्टिंग एसेट। नॉन करंट एसेट्स मतलब फिक्स एसेट, ये हमारा एक फिक्स एसेट भी है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती हैं ये, तो ये हमारा फिक्स एसेट भी है, यानी नॉन करंट एसेट्स भी है। और ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही थे, तो हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव यानी डी। नेक्स्ट इज गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अगर हमने किसी कस्टमर के बिहाफ पे गारंटी दे दी, फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं किसी की गारंटी ले लेता हूँ बैंक में, एज ए गारंटर बन जाता हूँ, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर जिसने पैसा लोन बैंक से लिया अगर वो पैसा वापस बैंक का नहीं करेगा तो एज ए गारंटर मुझे वो पैसा वापस करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब कहता है इसमें क्या है, इट इज़ ए करंट लाइबिलिटी, ये हमारी करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपको 1 साल के अंदर पे करनी है, तो ये हमारी कोई करंट लाइबिलिटी नहीं है। इट इज़ नॉन करंट लाइबिलिटी, ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी नहीं है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो 1 साल के मोर देन 1 ईयर आपको वापस करनी है। इट इज़ ए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, इट इज़ ए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी ऑप्शन सही है, क्योंकि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी वो होती हैं जिनका होना या फिर ना होना फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपने गारंटी दे दी, अब ये एक्चुअल में लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी फ्यूचर पे डिपेंड करेगा। अगर जिसने लोन लिया उसने पैसा नहीं दिया वापस, तब आपकी ये लाइबिलिटी बनेगी, तब तक ये आपकी क्या रहेगी, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। सो राइट आंसर इज सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज ए लाइबिलिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ। हमारी एक लाइबिलिटी जो है वो क्यों एक लाइबिलिटी बनती है, लाइबिलिटी क्यों इंक्रीज होती है, रीजंस क्या है। ए कैश ट्रांजैक्शन, लेकिन जब हम कोई ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं, किसी को कैश दे देते हैं, तब हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि हमने जो खरीदा उसके बदले में उसको कैश दे दिया, तब वो हमारी लाइबिलिटी नहीं होती। सो ये रॉन्ग है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, उधार में लेना, यस, अगर हम किसी से कोई चीज़ उधार में ले रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी, जितने की हमने चीज़ खरीदी उतना हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और ये कब होगा, जब हम कोई चीज़ उधार में खरीदेंगे। सो ए लाइबिलिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट इज सी कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में तो लाइबिलिटी अराइज नहीं होती, एंड नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन ए बिजनेस इज टर्म्ड एज। अब प्रोपराइटर ने, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, उस पैसे के लगाने को हम क्या बोलते हैं, मुझे लगता नहीं इसको बताने की ज़रूरत है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो आंसर इज ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। इनमें से कौन सी है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ए बॉट फर्नीचर फॉर बिजनेस, हमने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। दोस्तों बिजनेस ट्रांजैक्शन वो होती है जो हमारे बिजनेस के एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ में चेंजेस लाए। उस ट्रांजैक्शन की होने की वजह से या तो हमारे एसेट्स बढ़ जाएं या कम हो जाएं, या तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएं या कम हो जाएं, या हमारी कैपिटल बढ़ जाए या फिर कम हो जाए। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो इन तीनों को चेंज कर सके, इनमें इंक्रीज या डिक्रीज ला सके, उसको हम बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसमें से कौन सी है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे तो अल्टीमेटली हमारा एक एसेट कम हो जाएगा, यानी कैश कम हो जाएगा, फर्नीचर बढ़ जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि एसेट्स में कोई चेंज आएगी तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो ये तो नहीं है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। सेकंड इज पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, सैलरी को एम्प्लॉय को पे करेंगे फिर भी हमारा कैश कम होगा, तो ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। कैश विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट, कैश विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट फॉर डोमेस्टिक यूज। अब ओनर ने अपने पर्सनल अकाउंट से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, तो इसने बिजनेस की कैश को रिड्यूस नहीं किया, क्योंकि ओनर का खुद का पैसा था, उसकी सेविंग्स थी, उस सेविंग्स को उसने बैंक से निकाला और अपने पर्सनल या डोमेस्टिक यूज के लिए यूज कर लिया। तो ऐसी जो ट्रांजैक्शन है जिसपे हमारे एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज पे कोई फर्क ना आए, तो उसको हम नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। सो राइट आंसर इज सी। ऑल ऑफ अबव तो इसमें नहीं है क्योंकि इसका आंसर सी ही है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स एसेट। इनमें से कौन सा है जो फिक्स एसेट नहीं है। ए बिल्डिंग, बिल्डिंग इज ए फिक्स एसेट। फिक्स एसेट वो जिनका बेनिफिट हमें लंबे समय के लिए मिलेगा, अकाउंटिंग टर्म में क्लियर कर चुका हूं। तो बिल्डिंग हमारा क्या है, फिक्स एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी भी हमारा फिक्स एसेट है। बैलेंस विद बैंक, बैलेंस विद बैंक जो हमारे पास बैंक में कैश पड़ा हुआ है वो हमारा फिक्स एसेट नहीं है, वो हमारा करंट एसेट है जिसको हम कभी भी बैंक से वापस निकलवा सकते हैं। सो आंसर इज सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इनमें से कौन सी है जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो होती हैं जो हमें मोर देन 1 ईयर्स पे करनी है, तो इनमें से कौन सी है जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है? ए क्रेडिटर, बी बैंक लोन, सी डिबेंचर्स, डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों, बैंक लोन जो है, बी की बात कर रहा हूं, बैंक लोन नॉर्मली लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि जहां शॉर्ट टर्म होगा वहां हमेशा लिखा होता है शॉर्ट टर्म बैंक लोन। तो अगर सिंपल बैंक लोन आ जाए तो ये लॉन्ग टर्म है, मतलब मोर देन 1 ईयर हमें पे करना है, तो ये तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। देन डिबेंचर्स, डिबेंचर एक तरह का डेप्ट होता है, उधार होता है। जो कंपनीज होती हैं कई बार पब्लिक को डिबेंचर्स एक सर्टिफिकेट होता है, वो इशू करती हैं, पब्लिक से पैसा उठाती है और पब्लिक को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है, उसी को हम डिबेंचर्स कहते हैं। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, वैसे ही पब्लिक कई बार कंपनीज के डिबेंचर खरीद लेती है, सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसके ऊपर जो कंपनीज है एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं, उसी को हम डिबेंचर कहते हैं। तो नॉर्मली ये भी लॉन्ग टर्म होते हैं, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आते हैं, तो ये भी हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आएगा। अब आती है बात ए क्रेडिटर। क्रेडिटर किसे कहते हैं? जिससे हमने गुड्स खरीदी। जनरली हम बिजनेस में उधार में जब कोई गुड्स खरीदते हैं तो उधार ऐसा नहीं है कि जो आपको 1 साल के बाद पे करना है, वो उधार होता है कि आपको 1 महीने या 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर आपको पे करना है। तो ऐसी कोई लाइबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर पे करनी है उसको हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। तो क्वेश्चन यही था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यानी इनमें से कौन सी है जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है या फिर करंट लाइबिलिटी। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसमें से कौन सी है जो फाइनेंशियल ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं है? फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब हो गया जिसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। ऐसी ट्रांजैक्शन जो मनी टर्म में मेजर ना हो उसको हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो देखते हैं इसमें से ऑप्शंस क्या हैं। ए परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, हमने कोई एसेट क्रेडिट पे खरीदा, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन फाइनेंशियल है, क्योंकि हमने खरीदा उस एसेट की कोई वैल्यू है, तो उस वैल्यू को ही हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। सो ये तो नहीं है इसका आंसर। परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश, ये भी हमारी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें भी एसेट्स के बदले में कैश दिया जा रहा है। विड्रू मनी फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस से पैसा निकला, ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसमें भी पैसे हमारे बिजनेस का एक एसेट यानी पैसा घटा। उसके बाद स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, इससे हमारे बिजनेस के कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा इससे कैश नहीं ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। तो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते उसको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। सो राइट आंसर इज डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। परचेज रेफर टू द बाइंग ऑफ। दोस्तों मैंने बताया था कि अकाउंटिंग टर्म्स में हम परचेज उस चीज को बोलते हैं जो हमने खरीदी, लेकिन किसके लिए? रीसेल के लिए, यानी कस्टमर को बेचने के लिए। ऐसी कोई भी चीज जो हमने खरीदी कस्टमर को बेचने के लिए अकाउंटिंग टर्म्स में उसको हम परचेज बोलते हैं। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। परचेज रेफर टू द बाइंग ऑफ ए स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, अगर हमने ऑफिस यूज के लिए स्टेशनरी खरीदी तो क्या उसको हम परचेज बोलेंगे? आंसर इज नो। एसेट्स फॉर द फैक्ट्री, फैक्ट्री में जो एसेट खरीदे क्या उसको हम परचेज बोलेंगे? नहीं, क्योंकि ये बेचने के लिए नहीं खरीदे गए। गुड्स फॉर रीसेल, सो राइट आंसर इज गुड्स जो खरीदी किसके लिए? रीसेल के लिए, यही इसका राइट आंसर है। सो सी इज द राइट आंसर। इन्वेस्टमेंट भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेफर्स टू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो इसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं, जो बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, वहां से जो इनकम आई। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेफर्स टू रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो पैसा आपने कमाया किससे? अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, अपने ऑपरेशन से, अपनी नॉर्मल जो बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज हैं वहां से। तो ए था रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बी रेवेन्यू अर्न फ्रॉम एक्टिविटीज दैट आर नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो ऑपरेटिंग नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब वो पैसा जो आपके बिजनेस से ही जनरेट हुआ, आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जनरेट हुआ। तो राइट आंसर इज रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, जिसके जो आप ऑपरेट कर रहे हो, बिजनेस को चला रहे हो, उसी को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। वहां से रेवेन्यू जो आता है उसी को कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो बोथ ए एंड बी तो है नहीं और नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई, इससे पहले मैं ये वाला करूंगा फिर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 14th इज आइडेंटिफाई द आइटम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ ए फाइनेंशियल एंटरप्राइज। दोस्तों ये फाइनेंशियल एंटरप्राइज किसे कहते हैं? फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज वो होती हैं जो लोन देने का काम करती हैं, पब्लिक को लोन देती हैं, जैसे बैंक्स हो गया या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इनका काम होता है पब्लिक को लोन देना, तो उसी को हम फाइनेंशियल एंटरप्राइज कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द आइटम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ ए फाइनेंशियल एंटरप्राइज। जो फाइनेंशियल एंटरप्राइज हैं उनके लिए रेवेन्यू यानी उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता है? तो ऑप्शंस आर ए इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन, सेल ऑफ गुड्स,
सर्विस रेंडर या नन ऑफ दिस। दोस्तों जो फाइनेंशियल इंटरप्राइज होती है, इनका जो कोर इनकम होती है, मेन इनकम होती है, वो जो लोन देते हैं उस पर जो उनको इंटरेस्ट मिलता है। सो राइट आंसर इज इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन लोन्स। अब आते हैं इस पे 13 पे, आइडेंटिफाई द आइटम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ नॉन फाइनेंशियल, यानी ऐसे इंटरप्राइज जो लोन देने का बिजनेस नहीं करती। इट मीन्स उनका काम क्या है, बाइंग एंड सेलिंग, गुड्स की परचेज सेल। सो उनके लिए जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो क्या है, ए इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन। इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन मैंने अभी बता दी, ये फाइनेंशियल इंटरप्राइज जो होती हैं जिनका काम लोन देना है उनकी इनकम है, तो ये तो नहीं है। सेल ऑफ गुड्स, सो राइट आंसर इज गुड्स की सेल, जो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, सेल ऑफ गुड्स। सो राइट आंसर इज सेल ऑफ गुड्स। सर्विस रेंडर इसका नहीं है और नन ऑफ दिस भी नहीं है। तो दोस्तों ये थे एमसीक्यूज आज के टॉपिक के अकाउंटिंग क्वेश्चन। नया टॉपिक जो मैं लेके आऊँगा वो होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके बीच में मैंने कुछ अकाउंटिंग अजम्पशंस और प्रिंसिपल्स एक करवा दिया हुआ, आप प्लेलिस्ट चेक कर लें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर उसके अगला आगे जो उसके एमसीक्यूज होंगे वो नेक्स्ट वीडियोज़ में वो डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।